नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आज की वीडियो में भारत के एक सुप्रसिद्ध गपोड़ी का संपूर्ण भंडाफोड़ होने वाला है। यह वो गपोड़ी है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड हमारे सब्सक्राइबर्स ने की थी। यह गपोड़ी लाल विभिन्न सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के तहत भारत ही नहीं विश्व के करोड़ों लोगों को लगातार बार कई बार और फिर से ब्राह्मणवादी गपोल तंत्र में फंसाकर अंधभक्तों की फौज तैयार करने में लगा हुआ है। इसका नाम है प्रवीण मोहन। कौन है ये प्रवीण मोहन? प्रवीण मोहन खुद को अपने फेसबुक अकाउंट पर लेखक बताता है। यह लगभग हर हफ्ते किसी न किसी ओल्डेस्ट प्लेस, स्तूप, स्मारक, टेम्पल, महाविहार, खंडहर या फिर किसी देश विदेश की साइट पर जाता है और फिर उसकी एक वीडियो बनाता है। उन सारे साइट्स को ब्राह्मणवाद के चाशनी में ढालकर एक वीडियो बनाता है और फिर उसे विभिन्न सोशल मीडिया पर शेयर करता है। अकेले यूट्यूब पर ही इसके लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और आसानी से ही कुछ दिनों में इसके वीडियो मिलियंस व्यूज ले लेते हैं। अपनी इस पब्लिसिटी का प्रयोग पब्लिक को ब्राह्मणवाद के जाल में फंसाकर उन्हें अंधभक्त बनाकर देश के एक्चुअल इतिहास से उन्हें दूर करके काल्पनिक कथा कहानियों में फंसाकर गोबर भक्त बना रहा है। आइए उसकी लेटेस्ट वीडियो जिसमें वह बरेली के एक पुराने स्ट्रक्चर को दिखाकर पहले उसे पिरामिड बताता है और फिर उसे महाभारत काल का बना हुआ बताता है, इस वीडियो की समीक्षा करते हैं। वीडियो अंतिम तक देखिएगा क्योंकि गपोड़ियों की पहचान करनी बहुत जरूरी है, स्पेशली उन गपोड़ियों की जो कि जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसका क्लेम सुने। यह अपनी सारी वीडियो इंग्लिश में बनाता है, लेकिन आप यहाँ बिल्कुल भी न घबराएं, मैं उसे हिंदी में बताऊंगा। Archaeologists will say it is the Djoser or Saqqara pyramid built about 4,600 years ago. But what if I told you there is an even older pyramid located in India? There is such a pyramid a few centuries older than the Saqqara pyramid in Egypt, located in the town of Bareilly in the state of Uttar Pradesh. यहाँ यह बता रहा है कि इजिप्ट का जोसर और संकारा पिरामिड 4600 साल पहले बने थे। उनसे भी कई सौ साल पहले यह बरेली का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे कि यह पिरामिड कह रहा है, और इसके बाद उस स्तूप नुमा स्ट्रक्चर को दिखाता है और उसे महाभारत काल का बना हुआ पिरामिड बताता है। अब क्या है सच्चाई इस स्ट्रक्चर की? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आप मिस्र के पिरामिड को देखें तो उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। उस स्ट्रक्चर से ये जो बरेली में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इससे इनका कुछ लेना देना ही नहीं है। पिरामिड में कभी भी टॉप पे फ्लैट सरफेस नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो बरेली का स्ट्रक्चर है इसमें साफ दिख रहा है कि टॉप पर बिल्कुल फ्लैट है, उस पर लोग आसानी से आ जा सकते हैं, लेकिन किसी भी पिरामिड पर इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता। दूसरी बात कि भारत में पिरामिड नहीं पाए जाते, यहाँ पे पुराने स्तूप पाए जाते हैं। आप कहीं भी कोई पुराना स्तूप का स्ट्रक्चर उठाकर देख लीजिए, आपको लगेगा कि यह स्ट्रक्चर भी कोई न कोई स्तूप ही है। चाहे आप बोधगया में सुजाता का 8वीं सदी का स्तूप देख लीजिए, या फिर पिपराहवा में बुद्ध के जो स्तूप है उन्हें देख लीजिए, या फिर सारनाथ में देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश और बिहार तो पूरा गढ़ है स्तूपों का। लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को फिलहाल हम स्तूप न भी कहें तो कहीं से भी यह पिरामिड तो कतई नहीं है। प्रवीण मोहन ने जो दूसरा दावा किया कि यह इजिप्ट के पिरामिड से भी कई सौ साल पुराना है, यानी कि ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, यह दावा भी पूरी तरह से न सिर्फ खोखला है बल्कि झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया एक प्रपंच है। मुझे नहीं पता है कि प्रवीण मोहन कितनी क्लास तक इतिहास की पढ़ाई किया है, और वैसे भी जो ब्राह्मणवादी हैं वो कितना भी पढ़ लिख लें, उन्हें फैलाना तो गोबर ही है। इस क्षेत्र को अहिक्षेत्रा कहा गया है। इस जगह की एक्सकेवेशन ब्रिटिश भारत में हुई थी। सर कर्निंघम ने सबसे पहली बार इसको फाइंड आउट किया था, और उसके बाद इन जगहों से अलग अलग राजवंशों के बहुत सारे टेरिकोटा सील मिले और भी बहुत सारे अवशेष मिले। उसमें मौर्य काल के भी अवशेष मिले, कनिष्क काल के भी, गुप्त वंश के भी और शुंग वंश के भी मिले हैं। विभिन्न वेबसाइट्स ने और कई सारे लेखकों ने यह दावा भी किया है कि यहाँ पे जो क्वाइंस मिली हैं वो शुंग काल की है। आप इस क्वाइन को देख सकते हैं, इस पर साफ तौर
पर लिखा हुआ है पाली भाषा में अग्निमितस। स थोड़ा सा अस्पष्ट है लेकिन अग्निमित बिल्कुल क्लियर है। और इसी अग्निमितस को इंद्रमित्र भी कहा गया है, जो कि शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के बाद का वंशज था। इसको मैं वीडियो 34 में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ से जो टेरिकोटा सील मिल रही हैं, उस पे पाली भाषा और धम्म लिपि में लिखा हुआ है। यही नहीं, यहाँ पे अष्ट चक्र भी मिला हुआ है और बहुत सारे बुद्ध की मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं। तो ये सारे ही अवशेष कहीं न कहीं इसे सम्यक सभ्यता की पहचान बताते हैं। तो जो उत्खनन से मिला है उससे ये सारी बातें मौर्य काल और उसके बाद की यहाँ पे प्रतीत हो रही हैं। लेकिन ये प्रवीण मोहन इसे महाभारत काल का बता रहा है। ऐसे इसको महाभारत काल का बता रहा है। Is said to be a part of the ancient Panchala kingdom, which existed at the time of Krishna during the period of Mahabharata, around 3100 BC. वास्तव में भारत के लोग इतने क्रिटिकल क्वेश्चन उससे कर ही नहीं पाते हैं, या जितने भी गपोड़ी हैं उन लोगों से इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते कि किस आधार पर वह महाभारत काल हो गया है। उसने मुंह खोला, शब्द गपोड़ा इसलिए, या फिर कोई उत्खनन प्रमाण मिला है, या फिर महाभारत का ही कोई प्रमाण मिल गया है। स्कूल कॉलेज में इतिहास इस तरह से लीपा पोती करके आपको परोस दिया जाता है कि जब आप वहाँ से बाहर निकलते हो तो आपको ये भी नहीं पता चलता कि पाली पुरानी या संस्कृत, भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, भारत में बुद्ध मार्ग कभी था या उसी का वर्चस्व था या था ही नहीं। आपको इतना अधिक कंफ्यूज कर दिया जाता है स्कूलों में और कॉलेजों में इतिहास के नाम पर कि आप माथा पकड़ लेते हैं। और जब आप बाहर सोशल मीडिया में कुछ नया जानना चाहते हैं, तब इस प्रवीण मोहन टाइप के गपोड़ी लोग आपको फिर से ब्राह्मणवादी चाशनी में लपेटकर गपोड़ गाथा में फंसा देते हैं। और इसके बाद भी अगर आपके मन में थोड़ी सी भी तार्किकता बचती है तो आप खुद से सर्च करना चाहते हैं। गूगल पे आप टाइप करते हैं और जैसे ही आप इतिहास के बारे में कोई भी बात टाइप करते हैं तो या तो धार्मिकों की गपोड़ी वेबसाइट ऊपर आती है या फिर विकिपीडिया। और विकिपीडिया पे इसी प्रवीण मोहन की तरह गपोड़ी लोग बैठे हुए हैं जो कि इसके ओपन सोर्स होने का फायदा उठाकर फर्जी गपोड़ गाथा डाल देते हैं। और एक बार फिर आप इन्हीं ब्राह्मणवादियों की लिखी हुई ओपन सोर्स की जानकारी से दोबारा ब्राह्मणवाद में फंस जाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही का वही है कि प्रवीण मोहन को कैसे पता चला कि यह जो स्ट्रक्चर है वह महाभारत काल का है। अभी तक भारत में जो सबसे पुरानी सभ्यता पाई गई है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि ईसा से 2500 साल पूर्व की है, यानी कि आज से 4500 साल पूर्व। और उससे पुरानी कोई सभ्यता का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भारत में मिला नहीं है। तो ये प्रवीण मोहन को बरेली में कोई स्पेशल सपना आया था या इसके कोई देवी देवता आकर इसके कान में रात में फूंक गए थे। दरअसल प्रवीण मोहन की ये आज की आदत नहीं है। ये कहीं भी जाता है, देश में विदेश में, किसी भी स्ट्रक्चर को दिखाकर उसको पिरामिड बताने लगता है। जब ये श्रीलंका गया था तो वहाँ पे सिगिरिया एक साइट है, पूरा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और उसके भीतर रहने की व्यवस्था बनाई गई है जो कि 5th सेंचुरी में बनाई गई थी। उसको दिखाकर उसको भी पिरामिड बता। These brick walls are remnants of a palace built by a king called Kashyapa around 500 AD. All archaeologists and historians claim that this is a fact, but by the end of this video, I hope you will agree with me that this is entirely false. So this was definitely a pyramid, but it gets more interesting. There is yet another special feature. This is a stepped pyramid. सुना आपने? प्रवीण मोहन बता रहा है कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि 5th सेंचुरी का ये बना हुआ है, लेकिन इसकी वीडियो जब आप देख लेंगे तो उनको वो गलत साबित कर देगा। और इसी सिगिरिया पर ये कुछ और भी वीडियो बना रखा है। एक में इसी स्टोन स्ट्रक्चर को दिखाकर रावण का महल बताने लगता है, और तो और ये भी बोलने लगता है कि इसके छत पर पुष्पक विमान आते थे, ऊपर से कोई नीचे कैसे उतर के आएगा। This is why locals refer to this huge tank as Ravana's swimming pool, because they believe it was built by Ravana, the greatest ruler of Sri Lanka, who lived many thousand years ago. Or was Sigiriya really built by Asuras, who had extraordinary technology? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ा फेंकू है, लेकिन आप जितना भी सोच रहे हैं उससे कई लेवल ज्यादा बड़ा ये गपोड़ी है, क्योंकि ये जानबूझ के इस तरह की बातें करता है। इसे पूरे अंधभक्तों की एक फौज तैयार करनी है और वही ये कर रहा है। अन्यथा कोई जागरूक व्यक्ति होता तो वो लोगों को जागरूक करता कि लोगों के बीच में ये भ्रम है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं खुद आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन जानबूझ के ये अंधविश्वास फिर से वहाँ पे पैदा करता है और उसे स्प्रेड करता है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सिगिरिया की ऑफिशियल आर्कियोलॉजी की वेबसाइट है वो सिगिरिया के बारे में क्या बता रही है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है सिगिरिया हैड बीन बिल्ट बाय किंग कश्यपा I इन द 5th सेंचुरी AD। आगे यह भी लिखा हुआ है कि सिगिरिया वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1982। इसी वेबसाइट में आगे यह लिखा हुआ है कि ईसा पूर्व 2री-3री सदी में भी यहाँ पे कुछ केव्स थे, लेकिन 5th सेंचुरी में इसे कश्यपा I ने अपने रहने के लिए बनवाया था। और चूंकि श्रीलंका ईसा पूर्व ही मौर्य काल के दौरान भी बौद्ध मार्गी देश रहा है, इसीलिए वहाँ भी बुद्ध से जुड़े हुए बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते रहे हैं। आप यूनेस्को की ही वेबसाइट पर सिगिरिया सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है कि सिगिरिया 5th सेंचुरी में ही बनी थी। वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री भी है, गैलरी भी है, वहाँ से भी आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। कुल मिलाकर एक बात तो साफ हो गई कि जो स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड है, जिसे यूनेस्को भी मान्यता दे चुका है, जिसकी फॉर्मेशन की डेटिंग भी आ चुकी है, उसको भी ये जबरदस्ती पिरामिड बताने पर तुला हुआ है। यानी ये हद दर्जे का गपोड़ा है। ऐसा लगता है कि यह वीडियो बनाने के पहले किसी देसी ठेके पर जाता है और सस्ता पाउच खींचता है और फिर वीडियो बनाता है। अब अगर इस बंदे के लिए गपोड़े से भी अच्छा कोई वर्ड मिले तो आप कमेंट सेक्शन में देकर जरूर मुझे सजेस्ट करें। अब इसकी आगे की कहानी सुने। यह स्तूप नुमा स्ट्रक्चर के टॉप पर जाता है और फिर एक अष्टकोणीय पत्थर को दिखाकर फिर उसे भीम की गदा बताने लगता है। And this is why they call this place Bhim Gada or Bhim Ki Gada, because they think that this used to be the club or mace of a giant called Bhim. लेकिन उसे पता है कि कुछ अंधभक्त होंगे, उन्हें तो वो बेवकूफ बना ले जाएगा, लेकिन सभी भारतीयों को पत्थर को भीम की गदा बताकर नहीं बेवकूफ बना सकता, क्योंकि सब जानते हैं कि गधा कैसा होता है। तो इसके लिए फिर एक नया पैंतरा खेलता है। अब उसे वो शिवलिंग बताने लगता है। Can you tell what this is? This is a giant lingam. This was probably at least 12 to 20 feet tall लेकिन lingam. शिवलिंग बताने पर भी एक प्रॉब्लम है कि उसके नीचे स्त्री की योनि नहीं दिख रही है। तब फिर गाल बजाने लगता है कि उसने किसी रिमोट सेंसिंग से पता किया है, जैसे मिस्र के पिरामिड में नीचे स्ट्रक्चर होता था, इसी तरह से योनि भी इस पूरे स्ट्रक्चर के नीचे लगा हुआ है। और इसके बाद फिर से वही महाभारत की गप्पे वाली कहानी सुनाने लगता है, पंचाल देश और क्या क्या, और इस स्ट्रक्चर को महाभारत से जोड़ने लगता है। The ancestors of Panchali, the wife of Arjuna and his brothers, and also his great-great-grandfather. So this place was originally a part of the Panchala kingdom. वास्तव में यह गपोड़ चंद जिस अष्टकोणीय पत्थर को जबरदस्ती लिंगम ठहरा रहा है वह इस स्ट्रक्चर का टॉप पोर्शन है। और इस ढपोड़ चंद की गपोड़ गाथा देखिए कि यह बता रहा है टॉप पर यह लिंग है और इसकी योनि इस पूरे स्ट्रक्चर के नीचे लगी हुई है, जैसा कि मिस्र के पिरामिड में लगा होता था। और यह बात यह किसी रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट से पता करके आया है। अब इतना बड़ा ढपोरा आपने नहीं देखा होगा। इसके अनुसार ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही अब शिवलिंग हो गया, जबकि सच्चाई यह है कि जिस 5th सेंचुरी का यह स्ट्रक्चर बना हुआ है उस 5th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में स्पेशली स्तूपों के ऊपर इस तरह की अष्टकोणीय स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। उस समय के लिए यह कॉमन बात थी। इसका मैं एक साक्षात उदाहरण देता हूँ। सारनाथ में चौखंडी स्तूप है, वो भी 5th सेंचुरी का ही बना हुआ है और उसके ऊपर भी अष्टकोणीय इसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप इसका कंपेयर करें उससे और दोनों एक ही समय पीरियड के हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो भी स्तूप की तरह ही होगा और उसके ऊपर भी इस तरह से अष्टकोणीय स्ट्रक्चर बनाया गया होगा। लेकिन इस ढपोर चंद को हर बात महाभारत से जोड़नी है, इसीलिए ये तरह तरह की कहानी बना रहा है और उसको 5000 साल पहले ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिसका कि कोई अस्तित्व ही नहीं है। दरअसल ये जितने भी प्रवीण मोहन टाइप के ब्राह्मणवादी हैं, ये कहीं भी कोई गोल स्ट्रक्चर दिख जाए या अष्टकोणीय दिख जाए या षष्टकोणीय दिख जाए या चतुर्भुज दिख जाए, उसको भी अपने नियोगी दादाजी ठहराने लगेंगे और फिर नियोगी दादी जी का संयुक्त लिंग और योनि बताकर शिवलिंग बताने का प्रयास करने लगेंगे। वही काम ये भी कर रहा है। अब जिसे ये पिरामिड ठहरा रहा है, आइए उसकी भी सच्चाई दिखा देता हूँ, इसकी पूरी डेटिंग दिखा देता हूँ।
यह साइट कर्निंघम ने खोजी थी। फिर बाद में 1901 के करीब इस स्ट्रक्चर के जो ब्रिक्स थे और इसके साथ जो अन्य अवशेष मिले थे उनकी डेटिंग कराई गई। और चूंकि यह ब्रिटिश टाइम का समय था तो उन लोगों ने उसकी पूरी रिपोर्ट आज भी ऑनलाइन उपलब्ध करा रखी है। मैं आपको वेबसाइट खोल कर दिखा देता हूँ, उसमें इसके जितने भी ब्रिक्स हैं, जो अवशेष हैं, उनकी डेटिंग भी पड़ी हुई है। वहां से आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। देखिए इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 5th सेंचुरी में इनकी फॉर्मेशन हुई थी और 1901 में इनका सैंपल लिया गया था। इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई है, जितने भी अवशेष हैं उन सब की डेटिंग और सब के सब 5th सेंचुरी के दिखाए जा रहे हैं। अब सोचिए कि जब ये 5th सेंचुरी के सारे अवशेष मिल रहे हैं और इसके अगल बगल की जो खुदाई हुई थी और जो अदर टेरिकोटा सील्स भी जो मिले थे वो भी मैक्सिमम कुषाण काल और मौर्य काल तक गए थे, तो फिर कैसे ये इस साइट को महाभारत काल का बता रहा था? जिस स्ट्रक्चर की ईंटें 5th सेंचुरी में बनी तो वो बिना ईंटों के ही 5000 साल पुराना हो गया और पिरामिड हो गया। ये है कहानी इस प्रवीण मोहन की। इतना बड़ा ये गपोड़ी लाल है, इस तरह से भारतीयों को मूर्ख बना रहा है। लेकिन एक सबसे अहम सवाल यह है कि आम भारतीय इसकी चपेट में क्यों फंस जा रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है कि हमारी सरकार कभी नहीं चाहती कि एक्चुअल इतिहास हम सबके सामने आए, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। एक्सकेवेशन साइट को लेकर उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट जो पब्लिश्ड होती है उसको लेकर हमारी सरकारें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। जैसा कि आपने देखा, ब्रिटिश म्यूजियम ने अपनी सारी डेटा पब्लिकली कर रखी है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में डेटा को पब्लिकली नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जो एक्सकेवेशन होती है उसकी भी रिपोर्ट अनपब्लिश्ड रह जाती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं दिलीप के चक्रवर्ती, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है, आर्कियोलॉजी इन द थर्ड वर्ल्ड, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सिंस 1947। उसके पेज नंबर 149 से 152 पर उन्होंने 1990 से 1995 के बीच में भारत में एक्सकेवेशन की 106 साइट को दिखाया है और ये भी दिखाया है कि इनमें से सिर्फ 12 साइट्स की ही रिपोर्ट पब्लिश्ड की गई और बाकी की 94 रिपोर्ट्स को अभी तक पब्लिश्ड नहीं किया गया। यानी कि आज की डेट में देखें तो 25 साल हो गए हैं और तब भी इसे पब्लिश्ड नहीं किया गया। सोचिए ये एक्सकेवेशन का डेटा मात्र 5 साल के अंदर का था। तो आज तक जितने भी एक्सकेवेशन हुए हैं उसके बारे में भी ये बताते हैं कि उस समय भी डेटा पब्लिश नहीं करते। पता नहीं इन लोगों के मन में कौन सी ऐसी एक धारणा बन गई है कि ये टेम्पल की खुदाई करवाते हैं, ये स्मारकों की करवाते हैं और पता नहीं उनमें से इनको क्या मिलता है कि उसे पब्लिश ही नहीं करते और सिर्फ वही इक्का दुक्का पब्लिश करते हैं जहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं। डिटेल्स के लिए आप वीडियो 74, 76, 125 आप देख सकते हैं। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्यों एक्सकेवेशन साइट्स की क्लियरली रिपोर्टिंग नहीं की जाती है, या आज भी सारे एक्सकेवेशन की रिपोर्ट क्या क्या वहाँ पे मिला, उनकी डेटिंग क्या है, वो क्यों नहीं ऑनलाइन की गई है। दरअसल यह बहुत ही गहरी साजिश है और इन्हीं साजिशों के बीच में कुछ दलाल पैदा होते हैं जो इन्हीं अनपब्लिश्ड एक्सकेवेशन को जाकर कभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली इत्यादि बताकर प्रचारित करते हैं और कोई इन्हें रामायण काल से जोड़ देता है और कोई इन्हें महाभारत काल से, और इस तरह से पूरा धंधा बनता है और इस तरह से अंधभक्तों की फौज खड़ी की जाती है और प्रवीण मोहन भी यही कर रहा है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि देश ब्राह्मणों से कम ब्राह्मणवादियों के दल्लों से ज्यादा परेशान है। जरा सोचिए, प्रवीण मोहन जैसे इतिहास के टीचर आपके स्कूलों में हो, कॉलेजेस में हो, तो आपके बच्चों को कौन सा इतिहास पता चलेगा? क्या वो रेशनल बन के निकलेंगे या गपोड़ी बनकर निकलेंगे? दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको सच समझ में आ गया हो तो प्रवीण मोहन के कमेंट सेक्शन में जाकर उसे गेट वेल सुन जरूर बोले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को सच्चाई का पता चल सके। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।